गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? तो आप लोगों को पता है ना, आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सारे लेसन्स कंप्लीट हो गए हैं और अब हम लोग ग्रामर और ऐसे राइटिंग के सेक्शंस को करने वाले हैं। तो आज मैंने सबसे फर्स्ट टॉपिक हिंदी में रचनात्मक यानी कि रचना करना, खुद से बनाना, डेवलप करना कह सकते हैं, निबंध लेखन करने वाले हैं। और हम देखेंगे कि निबंध लेखन का एक्चुअली अर्थ क्या है। फर्स्ट हम क्या करेंगे कि निबंध लेखन का अर्थ क्या होता है वो देखेंगे। तो बच्चों देखो, निबंध का दो वर्ण में अलग अलग किया गया है निबंध शब्द को। नी और बंध। नी उपसर्ग है और बंध शब्द है के योग से बना है। अब जिसके दो अर्थ हो सकते हैं, बंधन रहित और अच्छी तरह बंधा हुआ या सुसंगठित। अब बंधन रहित नी का यूज़ बहुत जगह पे किया जाता है, यानी जैसे कि बोल सकते हैं निडर। डर यानी हो जाता है डरना, पर उसके आगे अगर नी लग जाए तो क्या होता है निडर, यानी न डरने वाला। उसी प्रकार से बंध यानी क्या होता है बंधन, यानी बंधन में बंधा हुआ, शब्द के घेरों के नियम में बंधा हुआ हम कह सकते हैं। पर नी लग जाने से क्या हो गया बंधन रहित, यानी बंधन न बंधा हुआ और खुला होकर के। एक तरह से निबंध में तो हम अपने मन की जो हमारी जो सोच होती है वही लिखते हैं ना। निबंध से बच्चों यही होता है कि हम अपनी सोच को डेवलप करते हैं, है ना। हम उस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूरी नहीं है सब इंसान का दिमाग एक जैसा होता है, सबकी सोच एक जैसी होती है। उस टॉपिक के बारे में सबकी सोच अलग अलग होती है ना। तो इस तरीके से एक तरह से बंधन रहित भी, यानी सोचने की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन सोचने के नियम होते हैं। रूल से हम कुछ भी नहीं सोच सकते किसी चीज़ के भी बारे में। उसके एक रूल्स, एक नियम होते हैं, जैसे लाइफ में हमारे होते हैं। उसी प्रकार से भले वो बंधन रहित है, लेकिन नियम में रहकर बंधन रहित होना, उस टॉपिक के नियम में रहकर बंधन रहित होना और उस बंधन में बंधकर अच्छी तरह से सुसंगठित होकर के उसकी रचना करना, यानी एकदम सुसंगठित नियम, रुचि और नियम के साथ उस चीज़ को बनाना, आकार देना। अब हम ये कह सकते हैं जैसे कि किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ही खुलकर कहना और नियम के साथ और सुसंगठित, आकर्षक, अच्छा भी दिखे, आपकी बातें लिखी हुई लोग पढ़ने के लिए उत्साहित हो। तो बच्चों एक तरह से निबंध लेखन में के द्वारा हमारी जो राइटिंग स्किल्ड है और हमारी जो सोच है वो भी डेवलप होती है। तो बेटर है कि जो आप लोगों को टीचर देती तो है, पूरा लेटर राइटिंग देती है, निबंध लिख करके बोर्ड पर देती हैं या पूरा दे देती है, आप कॉपी कर लेते हो अपने बुक में, अपने सोच को नहीं डेवलप करते हो, फिर क्या होता है आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम्स होती है। तो भले टीचर ने आपको दिया है, बट आप ट्राई करो उस चीज़ को रफ पेज पे खुद से भी अपने विचार उसमें डालने के, अपनी सोच उसमें डालने के। आप उस टॉपिक को लेकर क्या सोचते हैं, मेन वो होता है, आपका ओपिनियन क्या है। तो निबंध लेखन का मतलब यही है, दो शब्दों से दो उपसर्ग और शब्द से बना है, बंध और नी। इससे और इसका अर्थ यही है, बंधन रहित, अच्छी तरह बंधा हुआ, सुसंगठित। इसकी परिभाषा देखेंगे बच्चों हम लोग, यानी इसकी जो परिभाषा, डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं हम। वास्तव में निबंध गद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें निबंध लेखन किसी विषय पर अपने विचारों को सुसंगठित रूप में व्यक्त करता है तथा क्रमबद्ध के साथ बड़े ही प्रभावपूर्ण ढंग से एक बंधन के रूप में प्रस्तुत करता है। यानी कहने का मतलब बच्चों, गद्य पद्य दो विधा है ना। पद्य में क्या आता है, कविताएं आती है, और गद्य में क्या आता है, निबंध वगैरह ये सब आती है। तो ये वो साहित्य, वो विधा है जिसमें निबंध लेखन किसी विषय पर अनेक विचारों को सुसंगत, यानी अनेक तरह के, अनेक लोगों के अनेक विचारों को व्यक्त करता है, बताता है तथा क्रमबद्ध, यानी एक स्टेप बाय स्टेप क्रम से के साथ बड़े ही प्रभावशाली, यानी बहुत ही अट्रैक्टिव ढंग से वह एक बंधन के रूप में प्रस्तुत करता है। ये इसकी परिभाषा है। अब बच्चों इस निबंध की कुछ विशेषताएं होती है, जब आप लिखोगे तो इस विशेषताओं को ज़रूर याद रखना, क्योंकि इस विशेषता के बिना आप अच्छे से निबंध कभी नहीं लिख पाएंगे। तो इस निबंध की विशेषता यानी विशेष बातें क्या होती है,
सबसे पहला प्रभावशाली व विषयानुरूप भाषा हो, यानी आपकी जो भाषा है, जो आप भाषा लिख रहे हो वो विषय के अनुसार ही हो, यानी जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ही सेंटेंस हो। प्रभावशाली, उस विषय से रिलेटेड जो सेंटेंस है वो अट्रैक्टिव भी हो और विषय से रिलेटेड ही हो। सेकंड है समस्त तथ्यों व बिंदुओं पर चर्चा, उस टॉपिक के समस्त बिंदु यानी जितने भी बिंदु हैं उस सब पर आपको चर्चा करनी है। ऐसे यानी बहुत बड़ा आपको लिखना है और उस पर सारे बिंदु पर चर्चा करनी है। थर्ड है क्रमबद्धता व तारतम्यता, यानी कि आपको स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ के बारे में बताना। ऐसा नहीं उसका एंड पहले बता दिया फिर उसके बीच वाले ऊपर नीचे कर दिए, ऐसा नहीं। क्रम के साथ उस चीज़ के बारे में, जैसे कि अगर कोई हमसे हमारी आत्मकथा पूछे, यानी हमारे बारे में पूछे कि आपने जन्म से लेकर अब तक क्या किया, तो आप क्या करेंगे, पहले अभी का बताएंगे नहीं ना। आप जब जन्म लिए, कहाँ लिए, कैसे लिए, क्या हुआ, कैसे बढ़े, कहाँ पढ़ रहे थे, ऐसे स्टार्ट करेंगे ना। तो किसी भी निबंध को इसे ही कहते हैं क्रमबद्ध, यानी क्रम से बताना, स्टार्टिंग टू एंड बताना। फिर फोर्थ है वर्तनी शुद्ध व विचारम चिन्हों का प्रयोग। वर्तनी शुद्ध यानी कि आपके शब्द हैं वो प्योर हो, प्योरिटी से लिखा हो, और विराम चिन्ह सबको पता है, पूर्ण विराम, अल्प विराम, ये सब चिन्हों के साथ, यानी शुद्ध वर्तनी, शुद्ध शब्द तो होना चाहिए, लेकिन शुद्ध और प्योर भाषा वही होती है जहाँ पे विराम चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी जो मार्क है इंग्लिश में जो आपको बताया जाता है वो लगे हो। फिर फिफ्थ है निर्धारित शब्द सीमा का ध्यान, यानी निर्धारित शब्द सीमा, जो शब्द की कोई भी गलत शब्द ना यूज़ करे, शब्द सीमा इसे ही कहते हैं, यानी शब्द अच्छे हो, कोई ऐसा शब्द ना हो जो पढ़ने में सामने वाले को भद्दा लगे, सुनने में भद्दा लगे, गंदा लगे, कोई गंदे शब्द का यूज़ ना करे। फिर मुहावरा पता है ना, आप लोगों को सिखाया है ना, मुहावरा, लोकोक्तियों, काव्य पंक्तियों तथा उदाहरणों का यथासंभव प्रयोग करें, यानी अपने निबंध को और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है मुहावरों से, लोकोक्तियों से, काव्य पंक्तियाँ, काव्य की जो पंक्तियाँ होती है, जो कवियों ने बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियाँ लिखी है, वो पंक्तियों से, उदाहरण यानी एग्जाम्पल्स के द्वारा ही हम अपने ऐसे को और भी प्रभावशाली बना सकते हैं। यथासंभव यानी बहुत ही और अच्छा प्रयोग करके। लैंग्वेज की भाषा अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि इंसान पढ़ते ही, कहते हैं ना, जिसे हम 4 सेंटेंस में लिखना चाहते हैं वो एक मुहावरे से समझ जाए, है। तो बच्चों ये सारी विशेष बातें आपके ऐसे में होनी चाहिए, ये आपको समझना है। अब देखेंगे बच्चों निबंध के अंग, यानी जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, हमारे अंग, हाथ, पैर, मुंह, तो इसी प्रकार से निबंध की बॉडी पार्ट्स क्या है, उसके अंग क्या है, मुख्य किस स्टेप से आपको उसे लिखना है वो। फर्स्ट होता है शीर्षक, शीर्षक यानी हेडिंग, किसी भी कविता लेसन का हेडिंग होता है कि नहीं, और शीर्षक कैसा होता है, अपने विषय वस्तु से मैच करे जो, जैसे कि अभी मैंने, जैसे कि आप लोगों को कविता ही पढ़ाई थी मैंने, जीवन नहीं मरा करता है, तो क्या था ये, उसका जो पंक्तियाँ लिखी हुई थी वो उसको मैच कर रही थी ना, उसके हिसाब से उसकी हेडिंग थी ना। तो इस प्रकार से आपका शीर्षक आपके निबंध से मैच होना चाहिए। सेकंड प्रस्तावना भूमिका, यानी इंट्रोडक्शन, फर्स्ट आपको क्या देना है, उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन, वो है क्या, इंट्रो देना है उसका, उसकी भूमिका क्या है। फिर थर्ड है विषय विस्तार, विषय वस्तु, आप पैसेज वाइज इसे डिवाइड कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट एक ही में नहीं लिखना है, पैसेज टाइप लिखेंगे तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है, तो पैसेज में आप डिवाइड करेंगे। विषय वस्तु यानी उस टॉपिक का जो मेन टॉपिक है, जो हेडिंग है आपका, उससे रिलेटेड विषयों के बारे में स्टेप्स बाय स्टेप बताना। जैसे कि विषय पर तर्कपूर्ण चिंतन, यानी उस जो टॉपिक है उसके ऊपर एक तर्क करना है, चिंतन करना है आपको। विषय से संबंधित तथ्य, आंकड़े, उदाहरण आदि, उस विषय से संबंधित जो तथ्य हैं, जो आंकड़े हैं, जो एग्जाम्पल्स है वो बताना है आप लोगों को। फिर सुझाव क्या है उसके पीछे, अगर वो किसी समस्या से रिलेटेड है वो ऐसे टॉपिक, तो आप क्या सुझाव देना चाहते हैं उसमें, निदान क्या है उसका, समाधान क्या है, उपाय क्या है, आप क्या सुझाव देंगे, उसका उपाय क्या है, उसके समाधान क्या हो सकता है, ये आदि। ये जब एंड करने आते हैं ना बच्चों हम, तो हमें लास्ट में क्या करते हैं, जब अभी आप एग्जाम्पल ले लो, आप कोई मूवी देखते हो तो स्टार्टिंग टू एंड देखते हो ना, तो एंड में क्या होता है, अच्छा ही होता है ना, या तो एंड में कुछ सिखाया जाता है, उसका निदान, उसके उपाय बताए जाते हैं। तो उसी प्रकार से ऐसे में भी उस टॉपिक का एंड
कैसा होना चाहिए, कुछ उपाय सुझाव होना चाहिए। और फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है, एंड एक्चुअली ये है लास्ट पैसेज। जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं बच्चों, तो उसका सारांश सबसे लास्ट में नीचे लिखा होता है ना, सारांश। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि उससे हमने क्या सीखा, और शॉर्ट में उसको बताना। तो ये उपसंहार ये सबसे मेन होता है। तो ये 4 स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण अंग है निबंध के, जो शीर्षक, प्रस्तावना, भूमिका और विषय विस्तार और उपसंहार इसके द्वारा किया जाता है। अब जैसे कि बच्चों में एग्जाम्पल में ही आपको बता देती हूँ, जैसे एक टॉपिक हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों उदाहरण मैंने एक टॉपिक लिया है, अभी जो बिंदु दिए गए थे ना, जो बताए थे मैंने, प्रस्तावना, हेडिंग, शीर्षक, प्रस्तावना, विषय वस्तु, उपसंहार। तो ये कैसे, अब आपका शीर्षक है त्यौहार, संस्कृति के वाहक। आपका टॉपिक क्या है निबंध का, त्यौहार, यानी त्यौहार जो होते हैं वो हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर के वाहक, यानी उसे वो आगे और बढ़ाते हैं, यानी कि धीरे धीरे डेवलप होता है ना। तो हमारे त्यौहार क्या है, हमारी संस्कृति को बताते हैं, वो उसके वाहक है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है। अब देखो बच्चों, अब हम कैसे लिखेंगे, जैसे प्रस्तावना है। अब प्रस्तावना में क्या लिखोगे, त्यौहार व संस्कृति का परिचय दोगे। और त्यौहार और संस्कृति है क्या आखिर, उसका परिचय देंगे। त्यौहार क्या, फेस्टिवल्स जो हमारे आते हैं, जो दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, ये हर जाति हर धर्म का है तो त्यौहार। अब दिवाली है, दिवाली हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। क्योंकि दिवाली क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे 14 वर्ष बाद राम और सीता जी अपने घर अयोध्या लौटे थे। इस त्यौहार में, इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है ना। तो ये त्यौहार इसलिए मनाया, तो उससे संस्कृति हमारी क्या जुड़ी है, उसका परिचय, यानी इसका परिचय देना। फिर आएगा सेकंड, विषय वस्तु। शीर्षक तो आपका हो गया है ना, त्यौहार, संस्कृति के वाहक, ये आपका शीर्षक। सेकंड, प्रस्तावना। फिर थर्ड क्या है, विषय वस्तु। अब विषय वस्तु के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब क्या करेंगे, पहला, त्यौहार का महत्व। अगर आप कोई एक त्यौहार के बारे में बता रहे, या इसमें तो त्यौहार ही बताया जाए, सब त्यौहार, तो त्यौहार का महत्व क्या होता है। त्यौहार से क्या होता है बच्चों, त्यौहार के वजह से लोग एक दूसरे से घुलते मिलते, हंसी खुशी से मिलते हैं। उसका इम्पोर्टेंस ये होता है कि लोग एक दूसरे के जाति धर्म भूल करके एक दूसरे के त्यौहार में घुल मिल करके एंजॉय करते हैं, एकता बढ़ती है इससे। फिर सेकंड, मनाए जाने का कारण। वो मनाए जाने का कारण क्या है वो लिखना। फिर त्यौहार के प्रकार, उस त्यौहार के प्रकार में आ सकता है दिवाली, होली, ईद, फिर क्रिसमस, बहुत सारे त्यौहार है ना, ऐसे त्यौहारों के प्रकार बता सकते हैं हम। फिर फोर्थ है, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक। ये क्या है, हमारा भारत ही ऐसा देश है जिसमें इतने सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं, बाकी किसी कंट्री में आपको नहीं मिलेंगे जितने भारत में रहते हैं। फिर भी आज हमारे देश में क्या है, एकता है। जब कोई समस्या आती है तो सब एक हो जाते हैं। तो ये त्यौहार और संस्कृति ये हमारी जो लोगों को एक करती है, तो उसके बारे में, उसके प्रतीक। फिफ्थ, संस्कृति के वाहक। संस्कृति कैसे हमारी इस एक दूसरे को मिलके, आज हम सबके कल्चर्स अपना रहे हैं। अभी देखा जाए तो हम जीन्स टी शर्ट भी वेयर करते हैं, जो एक तरह से क्या है, हमारा नहीं कल्चर था, वो कैथलिक लोग पहनते हैं, लेकिन हम भी आज पहनते हैं ना। पहनावे में ही देख लो, अभी कुछ होता है, महाराष्ट्र में हम रह रहे, हम मराठी नहीं है फिर भी हम मराठी साड़ी वेयर करेंगे, गुजराती नहीं है फिर भी हम गरबा खेलने जाते, लहंगा गरबा वगैरह पहनते। तो ये क्या है, संस्कृति के वाहक। हम दूसरे की संस्कृति को अपना रहे हैं और उसके साथ फ्लो हो रहे, बह रहे हैं। सिक्स, जैसे वर्तमान में बदलता स्वरूप। वर्तमान में क्या हो रहा है, आज धर्म, छोटी जाति बड़ी जाति कुछ नहीं रहा है। आज सब लोग सबके फेस्टिवल त्यौहारों को सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहते हैं। वर्तमान स्थिति क्या है इसकी, ये है। फिर उपसंहार में क्या करेंगे, सारांश अथवा निष्कर्ष। ये सारे त्यौहार संस्कृति से आपने निष्कर्ष क्या निकला, वो उसे लास्ट में आपको लिखना है, छोटा सा 4-5 पंक्ति में, 4-5 लाइन में आपको लिखना है ये चीज़। तो इस प्रकार से बच्चों जो ऐसे राइटिंग निबंध लेखन होता है ये डेवलप किया जाता है। और आपको इसी जो आज मैंने सिखाया है ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है। आप लोगों को हायर लेवल एजुकेशन तक ये यूज़ होगा, पूरी लाइफ यूज़ होगा। तो आप लोगों को भूलना नहीं है कि एक्चुअली निबंध लेखन यही स्टेप से लिखा जाता है। फर्स्ट आपका शीर्षक होगा, सेकंड प्रस्तावना होगी, फिर विषय वस्तु। विषय वस्तु के अंदर भी ये 4-5 अंग होते हैं, महत्व, कारण, उसके प्रकार, उसके प्रतीक, उसके वाहक, बदलता स्वरूप क्या है। फिर लास्ट में
क्या करेंगे, उपसंहार, सारांश, निष्कर्ष क्या निकाल रहे हो आप, ये ओके। तो बच्चों आज फिर मैं इससे रिलेटेड आप लोगों को 2-3 टॉपिक करा देती हूँ जो एक्चुअली आपके लेसन से ही रिलेटेड था, पर मैंने उस टाइम पे नहीं करवाया। मैंने आपको बताया ना कि जब मैं ऐसे राइटिंग लूँगी तो एक साथ करवाऊँगी। तो ये एक्चुअली आपके लेसन का ही है, उससे रिलेटेड ही है। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक जो मैं ले रही हूँ वो जहाँ चाह वहाँ राह है ना, उस लेसन में दिया हुआ था। इसका ये टॉपिक है श्रद्धा और विज्ञान, जीवन के दो पक्ष महान। ये एक्चुअली एक विषय पर अपने विचार लिखिए, यानी इस विषय पर आपको अपने विचार लिखने हैं। देखो बच्चों, ये रहा, श्रद्धा और विज्ञान, जीवन के दो पक्ष महान। ये जो श्रद्धा होती है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कितने लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को मानते हैं, और कितने लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं ये भगवान कुछ नहीं होता, सब अपने कर्म होते हैं। तो जहाँ पे ये है कि लोग मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यानी उनकी श्रद्धा है उस चीज़ में, उनकी इच्छा है। और फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं भूत होता है, ये होता है, वो होता है, अंधविश्वास, जादू पूजा टोना, मतलब अंधविश्वासी। तो उनकी उस चीज़ में श्रद्धा होती है, वो विश्वास करते हैं, तो वो उस चीज़ को बिलीव करते हैं। पर आज के टाइम में श्रद्धा और विज्ञान यानी साइंस क्या है, वो इन सब चीज़ों को नहीं मानता, वो टेक्नोलॉजी को मानता है। जो रियलिटी हमें सामने दिख रही है उसको मानता है, जो नहीं दिख रही है उसे वो नहीं मानता है। तो ये जो श्रद्धा और जो विज्ञान है, ये दोनों जीवन के पक्ष महान है। एक्चुअली दोनों चीज़ों को लेवल लेके चलना चाहिए। भगवान की पूजा, श्रद्धा भी होना बहुत ज़रूरी है, और साइंस जो आज अंधविश्वास दूर करके साइंस को मानना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे लाइफ के ये दोनों ही पक्ष बहुत महान हैं। इस विषय पर अपने विचार लिखिए, इस विषय पर आपको अपने विचार लिखने हैं। अब मैंने बताया जैसे कि हम तो एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन आपको भी अपने हिसाब से सोचना है। तो बच्चों, ये एक तरह से अनुच्छेद लेखन वाला निबंध लेखन है। आपको टॉपिक कैसे आ सकता है एग्जाम में, श्रद्धा और विज्ञान, जीवन के दो पक्ष महान, इस टॉपिक पर आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। इस प्रकार से आपको निबंध लेखन आ सकता है। तो जैसे मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या करना है, प्रस्तावना। तो उसका अर्थ बताएंगे। श्रद्धा शब्द का अर्थ है विश्वास, और विज्ञान शब्द का अर्थ है संशोधन के माध्यम से सिद्धि की हुई बात। कहा ना मैंने, श्रद्धा यानी क्या होता है, विश्वास, बिलीव करना उस चीज़ में। और साइंस किस चीज़ को मानता है, जो वो प्रैक्टिकल करता है सामने और वो सक्सेस होता है, उस चीज़ों को मानता है। श्रद्धा अधिक होने से अंधश्रद्धा निर्माण होती है। अगर श्रद्धा ज़रूरत से ज़्यादा हो तो अंधश्रद्धा, यानी हम अंधे होकर उस पर विश्वास, अगर किसी चीज़ पर ज़्यादा हो तो हम अंधे होकर के अगर वो चीज़ गलत होगी तो भी उसे मानने लगते हैं। किसी कार्य के प्रति श्रद्धा यानी विश्वास ही मनुष्य को लक्ष्य की ओर ले जाता है, ये भी सच है। अगर उस चीज़ को हम पाना चाहते हैं, हमारे अंदर विश्वास है कि पा लेंगे, तभी हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने कार्य में गहन विश्वास होना चाहिए। जब हम कोई काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए कि ये मैं सही करने जा रहा हूँ, तभी वो चीज़ सक्सेस हो सकती है। विज्ञान कई अंधश्रद्धाओं को अपनी जीवन की कसौटी पर कसकर उन्हें झूठ साबित करता है। क्या करता है वो, कई बार विज्ञान कई अंधश्रद्धा को अपनी विज्ञान की कसौटी पर कसकर उसे झूठ साबित करता है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी है बच्चों, जब साइंस उस पर एक्सपेरिमेंट करता है ना, तो वो झूठी साबित होती है। विज्ञान ही है जिससे मनुष्य को अंधविश्वास से दूर करके उसमें आत्मविश्वास पैदा किया है। एक साइंस ऐसी है, पहले के टाइम में लोग मानते थे ये ऐसा होता है, वैसा होता है, पर आज साइंस ने उन सारी चीज़ों को झुठला दिया है। उनके अंधविश्वास को दूर करके उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाया है, आत्मविश्वास पैदा किया है। श्रद्धा विज्ञान की कसौटी पर कसकर ही और अधिक पक्की व दृढ़ बन जाती है। श्रद्धा मनुष्य में विश्वास उत्पन्न करती है। श्रद्धा क्या करती है, मनुष्य में विश्वास उत्पन्न करती है, तथा विज्ञान उसे जीवन की आधुनिक राह दिखाता है। श्रद्धा और विज्ञान ही मानव को जीवन की सही राह दिखाते हैं। वे जीवन के दो महान पक्ष हैं। इन दो पक्षों के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को सुंदर, समर्थ, सशक्त बना सकता है। इस प्रकार से आप लोगों के एज के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना सा एटलीस्ट 10-15 लाइंस इनफ है। तो आप लोग इस टॉपिक को इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी उस चीज़ के बारे में, है ना। एक और टॉपिक देखते हैं। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का निबंध लेखन में। आप लोगों को न्यू पेज पे न्यू स्टार्ट करना है, ओके।
और उसके राइट साइड पे लिखना है, लेफ्ट साइड पे आपको उससे रिलेटेड पिक लगाना है। लगा सकते हो तो लगा लेना, अवेलेबल होगा तो, या बना सकते हो तो, अट्रैक्टिव दिखता है, अच्छा दिखता है, इसलिए बना लेना चाहिए। अभी देखो बच्चों, ये वाला जो है ना आप लोगों का, ये किस लेसन का है पता है? पृथ्वी से अग्नि तक। ये भी टेक्नोलॉजी साइंस से रिलेटेड था ना, इसके लिए ये साइंस से टॉपिक रिलेटेड है ये भी। अब इसका हेडिंग क्या है? हम विज्ञान लोक के वासी विषय पर अपने विचार लिखिए। सेम वही वाला है, हम विज्ञान लोक के वासी। ये लेसन किससे रिलेटेड था? साइंस से रिलेटेड था, मिसाइल्स वगैरह के बारे में पढ़ा था ना हमने। तो हम आज के टाइम में हम किस साइंस लोक के वासी हैं, यानी यहाँ पे आज टेक्नोलॉजी चलती है, इस पर अपने विचार व्यक्त करना है अपने, यानी यार अपना भी ओपिनियन ले सकते हैं ना। तो जैसे आज का युग विज्ञान का युग है, राइट? आज का कोई भी क्षेत्र विज्ञान से अछूता नहीं है, यानी आज का कोई भी जो फील्ड है, क्षेत्र है, वो अछूता नहीं, यानी ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसे साइंस ने न छुआ हो। प्राचीन काल से असंभव समझे जाने वाले सभी कार्यों को विज्ञान ने संभव करके दिखाया है। छोटी सुई से लेकर आकाश की दूरी नापने वाली हवाई जहाज व रॉकेट इस विज्ञान की ही देन है। सही बात है ना, छोटे सुई से लेकर आज जितने भी डेवलप हुए मशीन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मिक्सर, ये सब जो घरेलू सामान हम यूज़ करते हैं, ये भी टेक्नोलॉजी से, इसी की देन है। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विज्ञान निर्मित वस्तुओं का भी प्रयोग करते हैं। विद्युत की निर्मिति यानी कि इलेक्ट्रिक की निर्मिति, कल कारखाने जो हैं, अंतरिक्ष की खोज, जीवन में बदलाव, आधुनिक खेती की सामग्री। आज खेती कितनी फास्ट उपज रही है, यानी कितना डेवलप हो रहा है। क्यों? क्योंकि खाद वगैरह जो है वो टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं, इसकी वजह से फसलें जल्दी जल्दी उगती है। ये सब विज्ञान के कारण ही संभव हो पाए हैं। मनुष्य का पूरा जीवन विज्ञान निर्मित वस्तुओं से घिरा हुआ है। प्राचीन काल से हम कहते व सुनते आ रहे हैं कि मनुष्य धरती का वासी है, परंतु विज्ञान के इन चमत्कारों और मनुष्य द्वारा विज्ञान निर्मित वस्तुओं के उपयोग किए जाने पर हम अगर कहें कि हम विज्ञान लोक के वासी हैं, तो ये गलत न होगा। आज हम वो सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं ना अपने घर में, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सब क्या है? ये सब यही साइंस की ही देन है, उसका यूज़ कर रहे हैं ना आज हम। विज्ञान ही है जिसने धरती के प्रत्येक असंभव कार्य को संभव करके दिखाया है। यानी विज्ञान ही एक ऐसा है जो धरती के कोई भी कार्य जो असंभव था उसे संभव यानी करके दिखा दिया उसने। किंतु आज के इस आधुनिक युग में हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि विज्ञान से मनुष्य को कई हानियाँ भी हो रही है। यानी कि बच्चों, हर चीज़ का अगर पॉजिटिव पॉइंट है तो नेगेटिव पॉइंट भी होता है। तो साइंस अगर आज तरक्की कर रहा है तो उसके कुछ नुकसान भी है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत सी चीज़ें बच्चों, देखो अभी अगर हम देखा जाए, कंप्यूटर बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जिससे हमने बहुत चीज़ें सीखी है। आज एक कंप्यूटर ऐसा है जो बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रखता है। पहले के टाइम पे बैंक में जब कंप्यूटर नहीं हुआ करता तो सबको लिखा पढ़ी करके रखना पड़ता था। आज सब कुछ फीड हम कंप्यूटर पे कर देते हैं। बट उसका एक नेगेटिव पॉइंट क्या है? गलती से भी अगर हमारा डाटा किसी के हाथ में चला गया तो आज देखो कितने केस सुनने मिलते हैं कि किसी का अकाउंट से किसी ने पैसे निकाल लिए, किसी के इतने पैसे ये हो गए, किसी कंपनी का जो उसका डाटा होगा वो कोई चुरा करके वो बेचने लगता है। तो ये सब क्या है? एक लॉस है, इसे हम कह सकते हैं कि ये हानिकारक है। तो जिस तरीके से अच्छा भी है ये, हमें अब 10 तरह के बुक्स जमा करके रिकॉर्ड नहीं रखना पड़ता, सीधा एक ही जगह पे छोटा जगह भी बच जाती है और एक ही जगह बैठ के फीड कर दो। बट उसका लॉस क्या है? अगर गलती से भी हमारा OPT या हमारे जो पर्सनल पासवर्ड है अगर किसी के हाथ लग गए तो हमारा बहुत लॉस हो सकता है, हम बहुत फंस सकते हैं। तो ये हानिकारक है। ये सब एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया। तो अगर साइंस ने तरक्की की है तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी है जो हमें ध्यान में रखते हुए है उसे यूज़ करना चाहिए। इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें विज्ञान की तरक्की का उपयोग मानव जाति के भले के लिए ही करना चाहिए। इसका कोई भी गलत यूज़ बच्चों नहीं करना चाहिए। तभी हम असल में विज्ञान लोक के वासी कहलाएंगे। तभी हम असली में विज्ञान लोक के वासी कहलाएंगे। अगर हम इसका गलत यूज़ करेंगे तो वो साइंस गलत कहलाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों, ये 2 ऐसे आप लोगों को आज किस में लिखना है पता है ना? मैंने व्याकरण की बुक बनवाई है, उसका 2 पार्ट करवाया है, एक व्याकरण विभाग और एक पीछे निबंध विभाग। तो ये 2 टॉपिक आप लोगों को आज करना है सब लोग।
PDF भेज दूंगी, उसमें करेंगे। फर्स्ट कौन सा है, श्रद्धा और विज्ञान, और सेकंड हम विज्ञान लोक के वासी। ये 2 टॉपिक आपको हेडिंग लिख करके करना है। ओके, सो स्टूडेंट, आशा करती हूँ सबको आज अच्छे से समझ में आया होगा कि आखिर में निबंध लेखन कैसे किया जाता है। सो बाय स्टूडेंट, टेक केयर।